Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the Common Voice. And Professor Saeed Hussain Haider is with you again. Today हमारे पास जो हैं वो एक बड़े ज़बरदस्त स्पीकर हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट, एक प्रोफेशनल जिनका 25 साल से ज़्यादा माशाल्लाह पाकिस्तान और बैरून मुल्क का तजर्बा है, हारून अहमद शबीर. Haroon Ahmed Shabir is currently the Senior Vice President of Amentus Technologies, which is a Pakistani-based multinational group operating from more than 9 countries. We know that Haroon Saab has had a wonderful 25 years of experience in multinational companies, in large national groups, and also working with the government and teaching in different universities. Haroon is a human resource expert and also an IT expert, combining both to make a huge impact in Pakistan and abroad. He is also the expert in the Global Integrity Education Project of UNODC and has worked as a consultant with various international IFIs, which include the World Bank, USAID, DFID, and Asian Development Bank. And I would like to welcome Haroon Ahmed Shabir to the program, the Common Voice. Thank you, Haroon साहब के अस्सलाम वालेकुम। आप आए और जो है ना आज आप हमारी यूथ को बताएंगे कि क्या पोटेंशियल है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ह्यूमन रिसोर्स की, आईटी इकोनॉमी और एक पोस्ट कोविड सिनेरियो के अंदर क्या हो रहा है दुनिया में और पाकिस्तान में, जिसके बिना के ऊपर वो लोग जो हैं कारोबार भी कर सकते हैं और अच्छी नौकरी भी कर सकते हैं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क हारून इज, Harun Sahab, you have about 25 years of very versatile human resource exposure, experience, multinational, again, foreign and national. So, आप जो evolution of human resource है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए थोड़ा सा अगर मैं ऑडियंस के लिए थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं इन जस्ट 2 मिनट्स कि जो एवोल्यूशन ऑफ एचआर है हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से विच इज 17th सेंचुरी एडी आफ्टर द century of renaissance ended which is 16th century and we went into 17th century और mass scale production जब start हुई तो there was a need कि अब लोगों को मैनेज किया जाए लोगों को इंडस्ट्री के अंदर जब mass प्रोडक्शन स्टार्ट हुई लोगों के नंबर्स बढ़े तो उनको मैनेज करना था तो दे स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि मिलिट्री वाज द ओनली ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन एट दैट टाइम तो उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बट वेरी सून दे रियलाइज कि नहीं हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्स के लिए एंड दे डेवलप्ड इन पर्सनल डिपार्टमेंट सो पर्सनल डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया फाइल्स को मेंटेन करना शुरू किया रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना शुरू किया एंड this is how the progress of HR started. We went into the 18th century, 17th के बाद जब 18th century में आया आपको बहुत से human scientists, आपको psychologists सब उसी 17th century AD के अंदर मिलते हैं. And they studied कि नहीं we have to focus more on a human resource side and they developed the manpower management department because industry में उस वक्त जो है वो ज़्यादातर जो है वो मर्द हजरात काम कर रहे थे तो manpower management department हुआ. द वर्ल्ड टुक अ टर्न एंड वोटिंग राइट मिल गया अमेरिका में भी विमेन को और उसके बाद यूरोप भी उस तरफ चला गया डेमोक्रेटिक चीज़ों के अंदर सो वहाँ पर एक मूवमेंट चली कि मैन पावर मैनेजमेंट इज़ वेरी जेंडर स्पेसिफिक एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट इफ द फीमेल वर्क फोर्स इज ऑल्सो वर्किंग इन टू दिस इंडस्ट्री सो दे सेड ओके लेट्स change it and the name from manpower management was converted to human resource management so there I can say that for the first time they've accepted females as humans in that society अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पाकिस्तान में भी बड़ी अपग्रोइंग अपकमिंग फील्ड लास्ट 10 years काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया इसने लेकिन दुनिया इससे बहुत आगे निकल गई दुनिया इस टाइम पे ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट की बात कर रही है बिकॉज दे से कि जिस तरीके से रिसोर्सेज हम मैनेजमेंट में 4 रिसोर्सेज पढ़ते हैं उसमें से ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स एंड जैसे कि जी ये एक ऐसा रिसोर्स है जिस पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की अगर हमने जो कि आगे जाके हम इस प्रोग्राम में बात भी करेंगे नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की जहाँ पे कि हम फ्रीलांसिंग की बात करें नॉलेज की बेस के ऊपर बात करें आईटी रिसोर्सेज की बात करें तो उन्होंने कैपिटल मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि सिंगापुर में वो अपनी बैलेंस शीट में इसको और जो एजुकेशन पे एक्सपेंस है उसको कैप एसेट साइड पे लिखते हैं हम आज तक इसको यहाँ पर जो है एक्सपेंस साइड पे लिखते हैं दे स्पेंड 30% ऑफ द जीडीपी टू द एजुकेशन and they're investing on humans. So the largest or the most skilled
नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी अगर आप देखें तो सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया इन कंट्रीज़ की है जिन्होंने इसको फ़ोकस किया और कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया। हम अभी भी ह्यूमन रिसोर्स की तरफ बात करें, बट ह्यूमन रिसोर्स हैज़ गॉट लॉट टू डू इन पाकिस्तान और बड़ी डेवलपिंग फ़ील्ड है, फर्दर भी डेवलप होगी। जी, थैंक यू सो मच हारून साहब, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दिया। थोड़ा-सा आगे चलते हैं, आपने नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात की, तो इसके अंदर जो गिग इकोनॉमी है हुँ। इसका क्या रोल है? देखिए, जो गिग इकोनॉमी है, हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि गिग इकोनॉमी क्या है? ये जो डिजिटल इकोनॉमी है इसको गिग बिकॉज़ आप अगर देखें ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर गिग्स जनरेट की जाती हैं। लेट्स से इफ आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज़, सो आई विल एक्सप्लेन माय सर्विसेज़ और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे इसको गिग्स कहा जाता है। पुराने वक़्तों में मेटा डेटा होता था वेबसाइट का, अब इसको गिग्स कहा जाता है और वहाँ से ये लफ्ज़ गिग्स इकोनॉमी निकल आया, गिग इकोनॉमी निकल आया। एनी हाउ सो इसके अंदर इट्स अ ह्यूज स्कोप। इट्स अ ह्यूज स्कोप। पाकिस्तान अभी तक उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा जिस तरह मैंने अपने पीछे भी एक्सप्लेन किया कि वी आर जस्ट जनरेटिंग 400 मिलियन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिस डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स हम कर रहे हैं और अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्री में देखें तो दे आर प्रोड्यूसिंग 133 बिलियन यूएस डॉलर फ्रॉम द आईटी एक्सपोर्ट्स। हुँ, सऊदी अरब एक्सपोर्टिंग ऑयल एट 130 बिलियन डॉलर्स और इंडिया सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स 133 बिलियन डॉलर की कर रहा है। तो अब हुँ, दुनिया इसको द न्यू ऑयल कह रही है। हुँ, इस आईटी इकोनॉमी को द न्यू ऑयल कह रही है एंड वी नीड टू टैप दिस। जैसा हमने जिक्र किया कि 60% ऑफ आवर वर्क फोर्स इज यंग वर्क फोर्स और अगर हम इसको डायरेक्शन दे दें तो इसमें हम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हमारे पास है और हम इसको मैनी फोल्ड्स इंक्रीज कर सकते हैं और हुँ, ये हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा बूस्टर और इनपुट आ सकता है इसके अंदर हुँ। एंड वी नीड टू फोकस दैट। हारून साहब ये बताइएगा कि आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा इवन ऑन टॉक शोज़ और मीडिया में भी और जनरल डिस्कशंस के अंदर भी ये है कि क्या हमारी यूथ को नौकरी करनी चाहिए या उनको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए और या उनको जो है ना फ्रीलांसिंग करनी चाहिए? और आप इन तीनों को कैसे कंपेयर करेंगे? देखें, यू ऑलवेज हैव टू लुक इनटू द देख हर एक के मैकेनिक्स अपने अपने हैं। जो नौकरी है उसके अपने मैकेनिक्स हैं। द पीपल हु डोंट वो कहते हैं ना अगर आपके अपने ख्वाब नहीं है तो आप किसी के ख्वाब पूरे कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स अपने ख्वाब रखता है और वो बहुत से बिज़नेसेस को डेवलप करता है और बहुत से लोगों के वो अपने ख्वाब पूरे कर रहा था, लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो नौकरी पेशा लोग उसके ख्वाबों में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन जो फ्रीलांसिंग है, वो भी एक किस्म का एंटरप्रेन्योरल वर्क है जो कि आप कर रहे होते हैं। लेकिन आप एट द कन्वीनियंस ऑफ योर होम, एट द कन्वीनियंस ऑफ योर टाइम आप ये फ्रीलांसिंग का काम कर रहे होते हैं। सो हमारी जो यंगर जनरेशन है जैसा मैंने पहले ज़िक्र किया कि हमारी जो यंगर जनरेशन है, इनके टाइम ज़ोन्स डिफरेंट हैं। हमारी ओ जो ओल्डर जनरेशन है, जो 70s की जनरेशन है, 80s की जनरेशन है, इनसे इनके टाइम ज़ोन्स डिफरेंट हैं। आपको इनके लिहाज से बात करनी पड़ेगी। जिस तरह इल्लामा इकबाल ने कहा था कि ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया राग है साज़ बदले गए। ख़िरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो अब हमें जवानों से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें, तो दैट इज़ द न्यू डायरेक्शन वेयर द वर्ल्ड इज़ एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स। सिर्फ़ एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ गूगल की, कि गूगल के जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं, वो 1,02,000 एम्प्लॉइज़ हैं, रेगुलर एम्प्लॉइज़ और जो उसके फ्रीलांसर्स हैं, जो उसके साथ काम कर रहे हैं, वो 120,000। So Google, even the largest online company, is basically moving very fastly towards the freelancing. एक और जो कंट्रोवर्सी है या आप कह सकते हैं कि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं और वो ये है कि डिग्री और स्किल्स में क्या फ़र्क है और व्हिच इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड व्हाई? देखिए जी, डिग्री की अपनी इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो आपको बेस एक फॉर्मल एजुकेशन आपको एक बेस देती है। तो हम कहीं भी इस डिग्री की एलिमेंट को डिनाई नहीं कर सकते। इसकी इम्पोर्टेंस को कहीं डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको फॉर्मल एजुकेशन कहीं न कहीं एडवांटेज देती है। लेकिन जो चीज़ हमारी डिग्री प्रोग्राम्स में लैक कर रही है दैट इज़ अ स्किल सेट, ठीक है? हम पढ़े लिखे तो बहुत हैं लेकिन हम स्किल्स डेवलप नहीं कर सके। सो किसी भी इंटरव्यू में जब एज़ एन एचआर प्रोफेशनल मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि इस बंदे की स्किल्स कैसी हैं। फ्रीलांसिंग की जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, इसमें जो सबसे बड़ा डाउनसाइड हमारा आ रहा है, वो ये आ रहा है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है। हुँ, हम लोगों को समझा नहीं पाते कि हमें काम आता है।
या हम काम डिलीवर करते हैं तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हुँ, तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। हुँ, हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, हमें अपनी रिटन स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, हमें अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप करना है, हमें नेगोशिएशन स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। एक होते हैं टर्मिनोलॉजी मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट। हुँ, आप इंप्रेशन क्या दे रहे हैं? आई हैव हुँ, कम अक्रॉस थाउज़ेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स इन माय करियर जिनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल होती है लेकिन वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। तो दे फेल बिकॉज़ वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस द बोर्ड रख ही नहीं सके ना। देयर आर पीपल जिनके पास स्किल नहीं होती, लेकिन वो इतना अच्छा कम्युनिकेट करते हैं कि आप इंटरव्यू में एट टाइम्स यू आर टेकन अवे, आप उसको हायर करते हैं, बाद में पता लगता है कि आपने गलत हायरिंग कर ली। सो फॉर्मल एजुकेशन को हम कहीं भी डिसरिगार्ड नहीं करते, हुँ, लेकिन उसके साथ-साथ स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर आप आगे प्रोग्रेस हैं, सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, नेगोशिएशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड यू नीड टू फोकस दैट। और हम यूनिवर्सिटी से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर भी फोकस करें कि लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती है। डिग्रियाँ बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं लोगों के पास, लेकिन हुँ, पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स वी नीड टू फोकस ऑन दैट एज़ वेल हुँ। टू योरसेल्फ। अच्छा हारून साहब, ये बड़ी अच्छी आपने जो है ना डायरेक्शन दे दी हमारी गुफ्तगू को। थोड़ा-सा ये बताइएगा कि आपने हज़ारों इंटरव्यूज़ किए हैं इन 25 सालों के अंदर और आपने शायद लाखों सीवीज़ को जो है ना देखा होगा। तो आपको क्या पहला क्वेश्चन ये है कि जी आपको सीवीज़ के अंदर किस चीज़ की कमी नज़र आती है मोस्ट ऑफ द टाइम? व्हाट आर द इश्यूज़ व्हिच और व्हाट आर द कंपोनेंट्स जो कि जो ग्रेजुएट्स हैं, वो अपनी सीवीज़ में मिस कर जाते हैं? और इसका थर्ड कंपोनेंट जो है, वो ये है कि कुछ हमें टिप्स फिर दीजिएगा कि व्हाट आर दोज़ थिंग्स व्हिच कैन डिफरेंशिएट अ सीवी? एंड फ़ॉलो अप क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन समवन गिव अ गुड इंटरव्यू? देखें, जहाँ तक सीवी की बात है, सीवी इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है? एंड योर फर्स्ट इंप्रेशन, वो कहते हैं ना, योर फर्स्ट इंप्रेशन इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। अगर मेरे सामने एक सीवी आया है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, आई विल पुट दैट सीवी असाइड कि यार इस बंदे को अपना सीवी नहीं लिखना आता, मैं इसको इंटरव्यू करके टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। सो प्लीज़ चेक ऑन दोज़ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। एक चीज़, टू मच डिटेल्स, क्लटर्ड सीवी। लोग उसको बनाने की कोशिश करते हैं कि जनाब रंग-बिरंगा कर दो, डिज़ाइन्स डाल दो, ये कर दो। प्रोफेशनल्स लाइक मी आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑन सीवी कैसी है, ऐसा नहीं है। कीप इट स्ट्रेट, सिंपल, क्रिस्प, टू द पॉइंट। लोग अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस, मिडल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट के लोग ये गलती करते हैं, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस को अपने सीवी में लिख देते हैं। आई एज अ सीनियर पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड कि भाई आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी, मैं देखूंगा आपका स्किल सेट क्या है। बिकॉज आप सीवीज में देखते हैं कि डिग्री सबसे एंड में होती है। डिग्री पहले साल दूसरे साल तो मैटर करती है, लेकिन 25 साल लाइक मेरी एज में जाके डिग्री मैटर नहीं करती। मेरी अचीवमेंट्स मैटर करती हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है ब्रीफली, एंड देन मेरी उसमें कंट्रीब्यूशन क्या थी, मेरी अचीवमेंट क्या थी उसके अंदर। आई नीड टू फोकस ऑन दैट। दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि मैं एज डायरेक्टर एचआर काम करता हूँ तो मेरी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या करता हूँ। मेरे इंटरव्यू लेने वाले को पता है कि एचआर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। उसने देखना है कि मेरी कंट्रीब्यूशन उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या थी, मेरा लाइफ टाइम ऑब्जेक्टिव क्या है। लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव का नहीं पता, लोगों को थोड़ा-सा अपने अगर मैं विजन। डायरेक्ट करूँ डिस्कशन को, और वो ये है कि सॉरी। अगर हम सीवी को देखें न्यू ग्रेजुएट्स के लिए, उसमें थोड़ा-सा हमें बताएँ? देखिए, न्यू ग्रेजुएट्स को भी इवन अपनी जो डिग्री है वो तो खैर आ रही है, यूनिवर्सिटी आ रही है। जो प्रोजेक्ट्स जिन पे काम किया और उसकी जो अचीवमेंट्स थी, वो क्या था? हमारे यहाँ जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हम विदाउट प्रिपरेशन जाते हैं। फ्रेश ग्रेजुएट्स इनफैक्ट विदाउट प्रिपरेशन आते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। उन्होंने एचआर के कोर्स किए, एचआर के बेसिक क्वेश्चंस पूछ लें, उनको एकेडमिक क्वेश्चंस नहीं पता। उनको कॉन्सेप्ट्स पूछ लें, उनको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता। ये प्रोजेक्ट आपने किया था एचआर का, इसके अंदर आपने क्या किया? दे डोंट नो, बिकॉज़ हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं कि एक बच्चा पढ़ता करता है, 6 के नाम लिखता है उसके ऊपर। हुँ, तो मेरी रिक्वेस्ट अपने स्टूडेंट्स से ये है कि भाई जो काम किया है उसको सही तरीके से करो और हुँ, उसको सही तरीके से प्रोजेक्ट करो। सो वी हैव गॉट लॉट ऑफ टॉल क्लेम्स इन आवर सीवीज, लेकिन जब वो इंटरव्यू
इंटरव्यू के सामने बैठते हैं इंटरव्यूअर के सामने, तो वो उसमें से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो जो आपने अपने सीवी में लिखा है, उसके मुतालिक ज़रूर पढ़ के जाएँ, ठीक है? या जिस फ़ील्ड की स्पेशलाइज़ेशन आपने की है, उसके अंदर एक हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारी स्टूडेंट बॉडी का है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में ज़्यादा प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग नहीं होती है। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें ये होता है कि उसको अपनी करियर चॉइस का नहीं पता होता, उसने कहाँ जाना है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसने किस फील्ड में काम करना है। वो एचआर की स्पेशलाइज़ेशन के साथ आता है और कहता है जी मैंने मार्केटिंग की जॉब करनी है। वो मार्केटिंग की स्पेशलाइज़ेशन के साथ आता है। अब पिछले दिनों मैं एक सीवी कॉल कर रहा था, मुझे एक पोज़ीशन के लिए सीवी चाहिए था। दैट वाज़ फॉर अ सेल्स एजेंट जॉब एंड द फीमेल हैज़ डन जो है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड शी इज़ अपीयरिंग फॉर अ सेल्स जॉब। And I said, Madam, you have spent 5 years in doing your chartered accountancy and now you are appearing for a sales job. Why? वो जी वो मैंने इसलिए कर ली कि मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था, मेरा इंटरेस्ट तो सेल्स है। तो हमारे यहाँ 90% सीवीज में ये डिस्पैरिटी होती है कि कैंडिडेट पोजीशन कोई और होती है, अपीयर किसी और इंटरव्यू के लिए हो रहा होता है। और उसका जो नुकसान उसको होता है, लेट्स से मैंने उसको एंट्री दे दी, वो आ गया, 3-4 साल के बाद जाके उस पे ग्लास सीलिंग लग जाएगी। बिकॉज़ ही इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ अकाउंट्स, वेंट इनटू सेल्स, क्योंकि उस वक़्त वहाँ पे कोई सेल्स वाला उसको सरपास कर जाएगा, क्योंकि उसके पास सेल्स की डिग्री थी, रेलेवेंट एक्सपीरियंस था, वो उसको सरपास कर जाएगा। तो आफ्टर 4 टू 5 इयर्स ही और शी हैज़ टू रीथिंक अबाउट द करियर। तो भाई अपना करियर सिलेक्ट करते वक़्त, अपनी स्पेशलाइज़ेशन सिलेक्ट करते वक़्त बहुत ध्यान से करें आपका इंटरेस्ट क्या है। मैं अच्छा, ये बड़ी अच्छी गेन आप गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बताइएगा कि जो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं फॉर द फ्यूचर वो क्या हैं? मतलब कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे यूथ को जो है ना जाना चाहिए? देखिए आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ एक वास्ट फील्ड है। वर्ल्ड इज डिजिटल, इज एंटरिंग अ डिजिटल, द वर्ल्ड एक्चुअली हैज एंटर्ड अ डिजिटल एज। पाकिस्तान इज 20 years behind that, लेकिन फ्यूचर इज आईटी, सो गो इनटू दैट, प्रिपेयर योरसेल्फ। आईटी में भी रेगुलर आईटी स्किल्स नहीं चाहिए आपको, हाई एंड स्किल्स चाहिए। वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट रोबोटिक्स। आपको उस तरफ जाना पड़ेगा और पाकिस्तान में ये पोटेंशियल मौजूद है। लेट मी शेयर यू वन फैक्ट विद यू गाइस। आपको पता है पहला वायरस किसने बनाया था? किसने बनाया? पाकिस्तानी। हुँ, फैसलाबाद के 3 लड़के थे जिन्होंने वायरस बनाया और माइक्रोसॉफ्ट ने उनको जॉब्स दी थी। सो दैट मीन्स कि पाकिस्तानियों में वो स्किल सेट अवेलेबल है। दे कैन वर्क रिलेंटसली, दे कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है? इस टाइम पे टेस्ला ने जो बैटरी बनाई है, जो कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो बैटरी बनाई है, व्हिच कैन ट्रैवल मोर देन 1000 किलोमीटर्स, हु हैज डन इट? अ पाकिस्तानी। सो पाकिस्तानीज आर डूइंग वंडर्स। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानीज आर डूइंग वंडर्स। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, मैंने कहा कि ये सबसे बेस्ट फील्ड है, आप इस तरफ जाइए। दूसरा, जो बेसिक जो आपकी फील्ड्स हैं, लाइक अकाउंटिंग की फील्ड है, आपकी सेल्स की फील्ड है, आप प्रोडक्शन की फील्ड है, इंजीनियरिंग की फील्ड है, ये सदाबहार है और ये सदाबहार रहेंगी। ऐसा नहीं है कि कायद आज़म ने कहा था कि टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी, हुँ, इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू रीच द टॉप। हुँ, ठीक है? हुँ, तो जो हाईली स्किल्ड इन एवरी फील्ड है, उनकी प्लेस तो हर जगह पे मौजूद है। हुँ, हाँ, नई आने वाली टेक्नोलॉजीज में मैं नंबर वन रेट करता हूँ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को। वर्ल्ड, वी शुड फोकस ऑन दोज because there's a huge revenue involved in it, हुँ। or we can earn like hell from that. इसी से जो है ना मतलब है कि मुंसलिक जो है ना वो है एक्सआर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्सआर इन देखिए ह्यूमन रिसोर्स? ये भी अगेन जो है ना, हम बात कर रहे हैं विजुअल्स की, कि अब बहुत से इंट्रोडक्शंस आप देखें। पुराने वक्तों में हम जब एचआर में थे तो हम क्या करते थे, एक बंदा आता था ओरिएंटेशन के लिए, हम बैठ जाते थे, उसको समझाना शुरू करते थे पॉलिसीज़ के, जी हमारी ये पॉलिसीज़ हैं, आप इतने बजे आएँगे, आप इतने बजे जाएँगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे। अब हम उसको एक वीडियो देते हैं, भाई ये विजुअल है, ये वीडियो है, इसको देख लें आप, ठीक है? और आप इसके लिहाज से अब आप उसको विजुअली एंगेज करते हैं। दैट मीन्स यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी ना, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं आप, ठीक है? आप उसका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, आप उसको विजुअल टूवर्ड्स कराते हैं, ठीक है?
सो ये जो चीज़ है, आपको वही अगेन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एवरी फील्ड, ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट में बहुत इम्पोर्टेंट, हम बार-बार टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इतना आगे जा रहे हैं कि उसमें से ह्यूमन एलिमेंट निकालते जा रहे हैं। वेरी ट्रू। और जापान में जो अब उन्होंने 2 कंट्रीज़ की एग्ज़ाम्पल दूँगा, जापान एंड चाइना। चाइना की डबल डिजिट ग्रोथ थी। देयर इज़ अ ह्यूज डिबेट गोइंग ऑन, अ बिग डिबेट गोइंग ऑन इन चाइना कि हमें अपनी इस डबल डिजिट ग्रोथ को सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करना हुँ, है। व्हाई? अब लोग कहते हैं कि आप डबल डिजिट ग्रोथ कर रहे हैं तो आप सिंगल पे क्यों आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि जी वी आर डिप्लीटिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, वी आर डिप्लीटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज बाय दिस डबल डिजिट ग्रोथ। So they are bringing in the human element into their development. जापान में हाईएस्ट हार्ट फेलियर रेट्स हैं। व्हाई? उन्होंने अपनी लाइफ को इतना मैकेनिकल कर लिया है कि अब जापान इज नाउ थिंकिंग टू रिड्यूस इट डाउन, द पेस ऑफ देयर डेवलपमेंट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, बिकॉज उसमें से ह्यूमन एलिमेंट निकल गया था। सो हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए ये जरूर देखना है कि हम अपने ह्यूमन एलिमेंट को कहीं मिस आउट ना कर दें। हुँ, इसीलिए मैंने अपने पिछले सवालों के अंदर बात की एथिक्स की, मोरालिटी की, ये वो चीज़ें जो कंप्यूटर नहीं कर सकता। हुँ, कंप्यूटर ने 2+2 4 करके आपको दे देना है, हुँ, लेकिन ये आपने देखना है कि आपने उससे काम क्या करवाना है। वो जो ह्यूमन एलिमेंट है, आप उसको मिस नहीं कर सकते, एंड हुँ। दैट शुड रिमेन देयर। बहुत खूब हारून साहब, रियली इन्फॉर्मेटिव एंड आई होप कि जो हमारी ऑडियंस है इससे बहुत सारे लेसन्स भी लेगी और डायरेक्शन भी लेगी। ये हारून साहब ये बताइएगा कि हमने बहुत सारे डायमेंशंस के ऊपर गुफ्तगू की, हमने ये भी बात की कि जी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। ये भी बात हुई कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ग्लोबल मार्केट कैसी है, पोस्ट कोविड मार्केट कैसी है। और इसके अंदर हमने ये भी देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या इम्प्लीकेशंस हैं, फ्रीलांसिंग को हम कैसे जो है ना मोबिलाइज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो है वो कैसे द फ्यूचर है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो आप ये बताइएगा कि कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना चाहिए, कैसे वो यूज़ करना चाहिए ताकि यूथ को जो है ना नेशनल और इंटरनेशनल जॉब्स मिल सकें। देखिए, देयर आर लॉट ऑफ साइट्स, आप इसको यूज़ करते, बहुत से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। द अपकमिंग वेरी हॉट प्लेटफॉर्म इज़ लिंक्डइन प्रोफाइल। हमारे यहाँ हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते इफेक्टिवली। देखिए, और इसको अपडेट भी नहीं करते। लेट्स से आई फाउंड 90% ऑफ द एम्प्लॉइज़ कमिंग इन, और जब मैं उनको उनके रेफरेंस सर्च के लिए ऑनलाइन उनको सर्च करता हूँ, तो उनका लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं होता। उनका अगर लेट्स से rosie.pk के ऊपर अगर मुझे उनका सीवी मिल गया है, तो वो इतना पुराना है, उन्होंने कभी अपडेट नहीं किया होता। इसी तरीके से इंडीड है, मुस्तकबिल.com है, जो है मज़दूर.com है, जॉब्स के और पोर्टल्स हैं, बेथ.com है इंटरनेशनली अगर हम देखें। लिंक्डइन इंटरनेशनली यूज़ होता है। सो इन प्लेटफ़ॉर्म्स को अगर हमने, देखिए ये भी आपकी आइडेंटिटी है। हम्म, यू आर क्रिएटिंग योर विजुअल आइडेंटिटी ऑन दीज़ प्लेटफ़ॉर्म्स। आपको अगर नेशनली अच्छी कंपनीज़ में या इंटरनेशनली जाना है, तो आपको इन प्लेटफ़ॉर्म्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना पड़ेगा। आज बहुत सी जॉब्स ऑनलाइन पोस्ट होती हैं, उसमें ऑप्शन होती है, वुड यू लाइक टू अप्लाई थ्रू योर लिंक्डइन प्रोफाइल और यू विल अपलोड योर सीवी। और बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, वो आपका सीवी माँगती नहीं है, वो कहते हैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर दें, दैट्स ऑल। अब हमने लिंक्डइन जब जॉइन किया, एक दफ़ा फिल इन किया और उसके बाद उसको अपडेट नहीं किया। हमने वहाँ अपनी स्किल्स नहीं डाली, हमने वहाँ पे अपना जो अपडेटेड वर्क है वो नहीं डाला। सो हमें बड़ा इफ़ेक्टिवली इन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करना पड़ेगा। गो फॉर द नेशनल लेवल जॉब्स, वो तो चलें, आप फिर भी सीवी ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन इंटरनेशनली लोग प्रेफ़र करते हैं कि आपकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस कैसी है। एक्सीलेंट वो एक्सीलेंट। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी और इफेक्टिव प्रेजेंस क्रिएट करनी पड़ेगी विद योर स्किल सेट्स, विद योर अचीवमेंट्स। वो आप करें, लिंक्डइन यूज़ करें, इवन अगर आप बेथ करें यूज़, आप रोजी यूज़ करें, आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करें उसके अंदर इफेक्टिवली अपने आप को प्रेजेंट करें। तो हारून साहब मतलब है कि जस्ट टू कंक्लूड, अगर आप कोई जो है ना मैसेज देना चाहें हमारी यूथ को। देखिए, वन मैसेज टू द यूथ इज, प्लीज 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 डेवलप योर स्किल्स, मास्टर योर स्किल्स, एंड देन बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ एंड टू योर करियर। अगर आप ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे, आप दिलजोई के साथ काम नहीं करेंगे,
और हाफ हार्टेड अटेम्प्ट करेंगे और चीज़ों को बीच में छोड़ देंगे, तो दुनिया आपको कभी भी काम नहीं देगी, दुनिया आपको कभी भी पसंद नहीं करेगी। दुनिया को वो लोग पसंद हैं, जो एम्बिशंस रखते हैं, जो ख्वाब रखते हैं और उन ख्वाब को पूरा करने की सलाहियत रखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अपने अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करें। इट्स अ रिलेशनशिप, ये जो मार्केट है इसका रिलेशनशिप इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ पेशेंस एंड परसिस्टेंस। तो वेरी इंसाइसिव एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन बाय हारून अहमद शबीर. Many new ideas have been generated, many new avenues जो हैं they have been discussed and shared, new platforms have been shared, new opportunities have been identified. अब ये है कि हरकत में बरकत है. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ इस गुफ्तगू को सिर्फ आपने सुनना नहीं है, बल्कि जो है ना इसको आपने एक्शन बेस्ड बनाना है. आज ही आप अपने सीवी को इम्प्रूव करें. आज ही आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को बनाएं. आज ही अपने प्रोफाइल को मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स का जिक्र हुआ है उनके ऊपर डालें और उसको कस्टमाइज करें एंड देन मूव फॉरवर्ड. जो हारून साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अपने स्किल्स को बढ़ाएं. आप आपके पास अगर एक स्किल है, दो और एक्वायर करें. तीन स्किल्स हैं तो पांच स्किल्स बना दें. और अगेन ये हारून साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि डिग्रीज मैटर ऑल्सो. सो बदकिस्मत है वो शख्स जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं. तो बदकिस्मती किस चीज में कि इल्म हासिल नहीं की. तो आप स्किल्स, अपनी एबिलिटीज को और अपने फॉर्मल एजुकेशन को आगे से आगे लेके जाएं ताकि आपको ना जाना पड़े नौकरी के लिए, बल्कि जो हेड हंटर्स हैं, जैसे जो शुरू में बात हुई थी कि हेड हंटर्स आपके लिए आए और आपको एक नहीं कई नौकरियां जो है ना ऑफर हो. और इसी तरह जो आप बिजनेस करें, फ्रीलांसिंग करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें, तो लोग आपके साथ जो है ना मिलना चाहें क्योंकि आप एक बहुत जो है ना स्किलफुल और एबिलिटी सेंट्रिक इंडिविजुअल हैं. तो अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू थैंक हारून अहमद शबीर साहब फॉर कमिंग ओवर. वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम एक फ्रीलांसिंग के ऊपर भी जो है ना एक डिटेल्ड जो है ना एक शो करेंगे और अगेन हारून साहब की जो गुफ्तगू है उससे बहुत कुछ हासिल करेंगे. थैंक यू सो मच. वेरी काइंड. बहुत शुक्रिया.